हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू क्लास कक्षा 12 कृषि रसायन विज्ञान अध्याय 1 मृदा खनिज चट्टानों का अपक्षय और मृदा निर्माण। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस क्लास में मैंने जैसे आपको चैप्टर का नाम बताया उस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये हमारा क्लास 1 है। इसमें हम कुछ बेसिक बातें, सॉइल की परिभाषा, सॉइल की कार्य यानी कि मृदा की परिभाषा और मृदा के कार्य और उसकी विशेषताओं के बारे में आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं। और एक पॉइंट और है कि मृदा का अध्ययन किन दो शाखाओं में करते हैं उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्लास में आगे। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दो। मैंने अभी तक 2 क्लास अपलोड कर चुका हूँ, मैं आपको दे चुका हूँ यूट्यूब पर, लेकिन 2 में से किसी एक पर भी आपने लाइक नहीं पड़ा है। तो आपसे आग्रह है, आपसे अनुरोध समझो, इसको एक लाइक कर दिया करो। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि मृदा सॉइल क्या है। मृदा या सॉइल क्या है और इसे किस तरह से देखा जाता है, कैसे पहचाना जाता है, इसकी आकृति क्या है, आइए बात करते हैं। तो मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की, मृदा शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ फ्लोर अर्थात फर्श होता है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। मृदा शब्द जो है वो किस भाषा के किस शब्द से लिया गया है? क्वेश्चन देखना 2 तरीके से, एक तो किस भाषा का शब्द है, नंबर 2 किस भाषा से लिया गया है और कौन सा शब्द से लिया गया है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि किस भाषा से लिया गया है और किस शब्द से लिया गया है। तो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? सोलम का अर्थ पूछा जाए या फिर सॉइल का अर्थ पूछा जाए तो फ्लोर अर्थात फर्श इसका अर्थ होता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर मृदा को पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत माना जाता है। मृदा क्या है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। प्रथम जो परत आती है वो मृदा है। उसके बाद में मृदा एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है। मृदा की आकृति कैसी? एक त्रिविमीय 3D शेप है। 3D शेप में एक पिंड है जिसे हम क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं, जिसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और गहराई होती है। हाइट, ब्रीथ और इसकी जो गहराई, डेप्थ। ठीक है, तो मृदा जो है वो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, प्रथम परत जिसे कहा जाता है। और ये एक 3D शेप में बना हुआ एक पिंड है जिसकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और गहराई भी होती है। सबसे प्रमुख बात यहीं पर आ जाती है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमने ये वाला पॉइंट डिस्कस कर लिया। मृदा पौधों की वृद्धि के लिए, मृदा सॉइल पौधों की वृद्धि के लिए यांत्रिक आधार, जल एवं पोषक तत्वों को प्रदान करती है। मैंने कहा मेरे पास में ये जो हाथ में पेन दिख रहा है ये एक पौधा है। इस पौधे को खड़ा रखने के लिए मृदा क्या करती है? एक आधार प्रदान करती है। चारों तरफ से उसको ऐसे जकड़ कर पकड़ लेती है जिससे पौधा गिरता नहीं है, झुकता नहीं है। समझ रहे हैं इस बात को? तो मृदा पौधों की वृद्धि के लिए यांत्रिक आधार, उसके बाद में जल प्रदान करती है और पोषक तत्वों को प्रदान करती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। अगला पॉइंट देखिए। मृदा भूमि की ऊपरी सतह पर असंगठित खनिज पदार्थ हैं तथा पादप वृद्धि के लिए प्राकृतिक माध्यम का कार्य करती हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि मृदा भूमि की ऊपरी सतह पर असंगठित खनिज पदार्थ है, यानी कि मृदा जो है वो संगठित नहीं है, आपस में मिली हुई नहीं है, वो एक असंगठित पदार्थ है, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरी हुई है। कैसे? छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरी हुई है। तो असंगठित क्या है? एक खनिज पदार्थ है। और ये पादप वृद्धि के लिए प्राकृतिक, नेचुरल एक सोर्स है जिसके माध्यम से ये क्या करती है? पौधों को अब अपन ने जैसे बात किया कि आधार और जल और पोषक तत्व प्रदान करती हैं, तो एक माध्यम का कार्य करती हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम कुछ परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। जो 2 प्रकार की परिभाषा दी गई है अलग अलग वैज्ञानिकों ने, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चलिए देखिए, यहाँ पर मृदा को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। सबसे पहले एक वैज्ञानिक है, नीचे कोने में देखिए, जोफे एवं मार्बर्ट। लिख लीजिएगा, ऊपर यहाँ पर लिख दो तो कहीं पर भी लिख देना।
जोफे एवं मार्बट के नाम के दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहली परिभाषा दी है। इसको देखते हैं। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है। प्रायः भिन्न भिन्न गहराइयों के खनिज एवं कार्बनिक अवयवों के संस्तरों, यहाँ पर बिंदु लगा देना, संस्तरों के अनुसार इसके भेद किए जाते हैं। ये संस्तर अपने नीचे स्थित पैतृक पदार्थों से आकारिकी, भौतिक गुण, बनावट, रासायनिक गुणों, संगठन एवं जैविक लक्षणों में विभिन्नता रखते हैं। समझेगा। सबसे पहला कह रहा है पॉइंट, ये परिभाषा जो है हमारा कह रही है कि ये एक 3D शेप में बना हुआ एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से, ये क्या कैसे तैयार हुई है? प्राकृतिक पदार्थ, नेचुरल जो मटेरियल होता है और जो नेचुरल फोर्स होता है उससे उनके जो प्रभाव होता है, फोर्स जो होता है उसके द्वारा ये विकसित हुई है। ठीक है। जैसे हमने कहा कि सुनामी, उसके बाद में ज्वालामुखी, तो इस प्रकार से जब प्राकृतिक आपदा जब आती है तो उसके माध्यम से ये क्या हुई है? विकसित हुई है। ठीक है। तो प्रायः भिन्न भिन्न गहराइयों के खनिज एवं कार्बनिक अवयवों के संस्तरों के अनुसार इसके भेद किए जाते हैं। यानी कि अलग अलग प्रकार की गहराइयों के अनुसार खनिज और कार्बनिक अवयव जो होते हैं उनके अनुसार यहाँ पर संस्तर कुछ पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। उनके बारे में आगे बताऊंगा। ये मान लीजिए ये मृदा है, तो ये मृदा की सबसे ऊपरी परत आ गई, फिर इसके नीचे एक और परत है, इसके नीचे एक और परत है, एक और है, एक और है, एक और है। इस प्रकार से ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई हैं। तो इन जो ये मैंने आपको परत माध्यम से समझाया, तो ये परत जो होती हैं इन परतों को संस्तर कहते हैं। तो उन्हीं संस्तरों को भिन्न भिन्न गहराइयों, जैसे जैसे गहराई है उस अनुसार खनिज और कार्बनिक अवयव, खनिज पदार्थ कितने प्रतिशत है किस परत में और कार्बनिक अवयव जो है वो कितने प्रतिशत कितने में, कौन से संस्तर में या परत में स्थित है, उसके अनुसार इसके बंटवारे किए गए, भेद किए गए। ठीक है। ये संस्तर अपने नीचे स्थित पैतृक पदार्थों से आकारिकी, भौतिक गुण, बनावट, रासायनिक गुणों, संगठन एवं जैविक लक्षणों में विभिन्नता रखते हैं। ये जो परत मैंने अभी आपको समझाया, ये परत जो है ये इसमें जो पेरेंट मटेरियल जो होते हैं, पैतृक पदार्थ, उनकी सबसे पहले शेप अलग होता है, भौतिक गुण अलग होते हैं, उनकी बनावट अलग होती है, रासायनिक गुण अलग होते हैं, संगठन अलग होता है और जैविक लक्षण अलग अलग होता है। समझ रहे हैं? अलग अलग परतों में अलग अलग प्रकार के पैतृक पदार्थ होते हैं, उनकी आकारिकी होती है, भौतिक गुण होते हैं, बनावट होती है, रासायनिक गुण होते हैं, उनका संगठन होता है, जैविक लक्षणों में विभिन्नता रखते हैं। ये कौन कह रहा है? जोफे एवं मार्बट नाम के दो वैज्ञानिक कह रहे हैं। ठीक है। अब दूसरी परिभाषा देखते हैं, उसको समझते हैं। दूसरी परिभाषा दी है बकमैन एवं ब्रेडी ने। किसने दी है? बकमैन एवं ब्रेडी ने। ठीक है। ये क्या कहना चाह रहे हैं समझते हैं इसको। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपक्षयित खनिज पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से परिच्छेदिका यानी कि प्रोफाइल के रूप में विकसित होती हैं। यह पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढकती है तथा जल एवं वायु की उपयुक्त मात्रा के मिलने पर पौधों को यांत्रिक आधार पर जीविका प्रदान करती है। समझिए इस बात को। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, अभी हमने समझा। फिर ये जो कह रहा है कि ये जो विच्छेदित एवं अपक्षयित खनिज पदार्थों एवं कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से परिच्छेदिका या प्रोफाइल के रूप में विकसित हुई है। ये कहना चाह रहा है कि विच्छेदित यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई और अपक्षयित अनेक पदार्थों में, अपक्षयित पदार्थ यानी कि अनेक टुकड़ों के पदार्थ, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए बिखरे हुए खनिज पदार्थ तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से, खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने अनेक प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनके परिवर्तनशील, उनमें जो बदलाव हुआ उसके मिश्रण से एक परिच्छेदिका यानी कि वो जो मैंने आपको परत समझाई थी उसका पूरा एक खांचा या ढांचा, तो वो जो खांचा या ढांचा है उसे प्रोफाइल कहते हैं। तो उस परिच्छेदिका के रूप में विकसित हुई है। मान लीजिए ये एक पेन है, ये इसकी प्रोफाइल है यहाँ तक सॉइल की। ये पूरा एक बॉक्स टाइप होता है, ये पूरा एक 3D बॉक्स टाइप होता है और उसमें प्रोफाइल होती है। प्रोफाइल यानी का उसको अलग अलग परतों में उसका बंटवारा किया गया है, लेकिन वो जो शेप है
वो एक प्रोफाइल है और उसको उसके रूप में विकसित किया गया है। ठीक है, क्लियर होगी। यह पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढकती है। हमने कहा था कि सबसे पहला जो आवरण होता है वो मृदा है। पृथ्वी पर सबसे पहली परत जो होती है वो मृदा होती है। तो वो मृदा जो होती है वो एक पतले आवरण के रूप में पृथ्वी को ढके रहती है तथा जल एवं वायु की उपयुक्त मात्रा के मिलने पर पौधों को यांत्रिक आधार और जीविका प्रदान करती है, जैसे हम आगे पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये कौन कह रहा है? बकमैन एवं ब्रैडी कह रहा है। अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं, दोनों परिभाषा क्लियर होगी। अब आते हैं मृदा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। ठीक है, जिसमें मैं आपको बता दूं, मैंने 3 पॉइंट लिख रखे हैं, आप ये 2 पॉइंट नीचे के लिख दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ये मुझे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने आपको लिखवाया है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, यह पादप वृद्धि के लिए एक प्राकृतिक माध्यम है तथा कृत्रिम रूप से इसका संश्लेषण नहीं हो सकता है। मृदा एक 3D एक शेप का पिंड है, नेचुरल पिंड है ऐसा समझ लीजिए, और ये क्या करता है? पादप वृद्धि के लिए एक प्राकृतिक माध्यम, नेचुरल सोर्स है, और इसे हम आर्टिफिशियल रूप में इसका संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको नहीं बना सकते हैं या फिर इस प्रकार का कुछ माध्यम तैयार नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट कहना चाह रहा है, विभिन्न संस्तरों में विभाजित होती है। मृदा क्या होती है? विभिन्न संस्तरों में, हॉरिजॉन्स कहते हैं इनको इंग्लिश में संस्तरों को, तो संस्तर या परत के माध्यम से समझिए, विभिन्न परतों में विभाजित होती है, लेकिन संस्तर पढ़ना बहुत जरूरी है, आगे इसका आएगा। तो विभिन्न संस्तरों में विभाजित होती है। पदार्थों के संचार, स्थानांतरण तथा संचयन के कारण मृदाओं में विभिन्न परतें होती हैं। अब ये कहना चाह रहा है कि इसकी विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आया है कि पदार्थों का संचार करती है, आवागमन करती है, स्थानांतरण करती है, और फिर उसका क्या करती है? संचयन के कारण मृदाओं में क्या होती है? विभिन्न परतें या संस्तर पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तीसरी विशेषता देखते हैं। यहां पर देखिए नीचे, मृदाओं में विभिन्न पैतृक पदार्थों एवं जलवायु संबंधी कारकों के कारण आकारिकी, रासायनिक एवं जैविक अंतर पाए जाते हैं। मृदा में क्या होता है? जो पेरेंट मटेरियल जो होते हैं, पैतृक पदार्थ जो होते हैं, और जो क्लाइमेट संबंधी कुछ कारक होते हैं, उन कारकों के कारण इसकी शेप और केमिकल पोजीशन और भौतिक पोजीशन यानी कि फिजिकल अंतर पाए जाते हैं। इसके एक तो आकारिकी, रासायनिक और जैविक तीनों तरीके से इसमें क्या होता है? अंतर पाया जाता है। ये कौन कह रहा है? मृदा की विशेषताएं कह रही हैं। ठीक है, अब आते हैं हम, अगला टॉपिक है मृदा के कार्य। मैंने मृदा की विशेषता और परिभाषा पढ़ाई, यहाँ तक मुझे बताना एक बार कमेंट्स करके कि ये जो पढ़ा है समझ में आ गया हो तो यस करके और एक थम्स अप करके मुझे बता देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर मृदा के कार्य, फंक्शन ऑफ सॉइल। इसमें पहला पॉइंट देखिए आप यहाँ पर, भूपोपड़ी एवं वायुमंडल के मध्य में मृदा एक आंतरिक सतह होती है। भूपोपड़ी यानी कि जो भूतल है, हमारा जो धरती है, पृथ्वी है, इसकी जो एक ऊपरी परत है उसके और वायुमंडल के बीच में एक और परत पाई जाती है जो कि आंतरिक होती है, अंदर पाई जाती है, और उसे कहते हैं मृदा। ठीक है, तो एक भूपोपड़ी एवं वायुमंडल के मध्य में मृदा एक आंतरिक सतह होती है। इस प्रकार यह प्राकृतिक साधनों जैसे ऊर्जा, जल, गैस एवं पोषक तत्वों का क्या करती है? पुनः चक्र करती है, उसको रिपीट करती जाती है। ऊर्जा को अपने अंदर ऊर्जा की जो उष्मा होती है सूर्य की, उसको एकत्रित करती है, जल प्रदान करती है, गैस को जो वायुमंडल में आवागमन होता है, पोषक तत्व प्रदान करती है। तो ऐसे पुनः चक्रण इनका जो मृदा का है वो चलता रहता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहना चाह रहा है? मृदा पौधों की वृद्धि के लिए यांत्रिक आधार, जल एवं पोषक तत्व तथा पादप जड़ों को ऑक्सीजन प्रदान करती है, और मृदा सूर्य उष्मा को भंडारण करती है और उसे वृद्धि करते हुए पौधों को प्रदान करती है। मृदा जो होती है, हम अभी शुरुआत से चैप्टर में, अध्याय में शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, एक तो यांत्रिक आधार प्रदान करती है, जल एवं पोषक तत्व प्रदान करती है, पादप की जो जड़ें होते हैं, पौधे की जो जड़ें होती है उसको ऑक्सीजन प्रदान करती है, और मृदा जो होती है वो सूर्य की जो उष्मा होती है, सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको भंडारण करती है, और जब पौधा वृद्धि करता है तो उस समय ये क्या करती है? पौधों को प्रदान करती है। ठीक है, तीसरा कार्य आपको, दूसरा कार्य, सॉरी यहाँ पर दूसरा कर दीजिएगा, दूसरा कार्य आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा देखिए, मृदा की ऊपरी सतह कृषि फसलों के उत्पादन में प्रयोग की जाती है। मृदा विभिन्न जीवों, पादप एवं जंतु जैसे
के लिए प्राकृतिक निवास स्थान होती है। मृदा का प्रयोग इमारतों के निर्माण, सड़कें तथा निरर्थक पदार्थों से मिलाने में किया जाता है। अब ये पॉइंट हमें ये समझाना चाह रहा है कि मृदा की जो ऊपरी परत होती है, सॉरी, उसमें हम क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसमें हम कृषि कार्य करते हैं। तो कृषि के लिए कृषि फसलों के उत्पादन में प्रयोग की जाती है। दूसरा यहाँ पर हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि मृदा विभिन्न जीवों, पादप एवं जंतु, यानी कि कुछ ऐसे जंतु होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो मृदा में निवास करते हैं, तो उनके लिए भी क्या है, ये एक उपयोगी है। मृदा जो है इसका प्रयोग इमारतों के निर्माण में, सड़क निर्माण में, कुछ ऐसे निरर्थक पदार्थों के मिलाने में किया जाता है। तो तीन तरह से मृदा के कार्य थे, 3 तरह की मृदा की विशेषताएं थी, 2 परिभाषाएं थी। एक हमने बेसिक बात की, मृदा के बारे में थोड़ा सा समझा, किस भाषा से लिया गया है, शब्द कौन सा है और उस शब्द का अर्थ क्या होता है, ये हमने अभी तक पढ़ लिया है। ठीक है, अब आते हैं स्टडी ऑफ सॉइल, मृदा का अध्ययन। अब जो मृदा का अध्ययन है वो 2 रूप में किया जाता है, एक तो पेडोलॉजी और एक मृदा शास्त्र या इडोफोलॉजी। पेडोलॉजी में क्या होता है कि मृदा को एक प्राकृतिक पिंड माना जाता है और यह विज्ञान मृदा के जन्म से लेकर उसके निर्माण और तथा वितरण से संबंधित होती हैं, तो वो पेडोलॉजी शाखा कहलाती है। ठीक है, दूसरी आती है मृदा शास्त्र या इसे इडोफोलॉजी भी कहते हैं। इंग्लिश में इडोफोलॉजी कुछ इस प्रकार से दिया होगा, आपको क्वेश्चन में इस प्रकार से भी दिया हुआ हो सकता है, इसलिए मैंने इस प्रकार से लिखा है। तो मृदा का अध्ययन उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से किया जाता है, उसे मृदा शास्त्र या इडोफोलॉजी शाखा कहते हैं। ठीक है, तो 2 तरह से इसका निर्माण किया जाता है, तो अध्ययन किया जाता है, सॉरी। तो आप सभी इस बात को समझ गए होंगे। हम मिलते हैं नई क्लास के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।